इनकम टैक्स फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023 और हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 7 फॉर्म अवेलेबल है और इनमें से सही फॉर्म आप अपनी ITR के लिए यूज़ करें। और इनमें से सबसे आसान जो फॉर्म है वो है ITR 1। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। अगर पर्सन चाहे तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ले या फिर अपने आप भी ITR 1 फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव ITR 1 फाइल करके दिखा रहा हूं। अब जानते हैं ITR 1 कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो फाइल कर सकते हैं, कोई पेंशनर हो वो फाइल कर सकता है, या आपकी कोई थोड़ी बहुत अदर इनकम हो तो आप ITR फाइल कर सकते हो। तो चलिए ITR 1 फॉर्म फाइल करते हैं। रुको ज़रा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ITR फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर अब आपको लॉगिन कर लेना है। अगर इस साइट पर पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करें अपने पेन से। लॉगिन कैसे करेंगे आप? लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर अपना पेन नंबर एंटर करना है, फिर मैसेज कंफर्म करना है, फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है, फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको सामने दिखेंगी कॉन्टैक्ट डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल को आप चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल के लिए फाइल नाउ, या फिर आप ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाकर फाइल करने के लिए बटन यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। द शॉर्टेस्ट बटन फाइल ITR, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ असेसमेंट ईयर हम 22-23 की रिटर्न भर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 आ जाएगा। हम असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं। फिर नीचे यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। हमारे लिए सबसे ईजी है ऑनलाइन ITR को भरना। वैसे तो आप ऑफलाइन एक्सेल के थ्रू या यूटिलिटी के थ्रू भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ITR 1 बहुत ईजी से ऑनलाइन ही फाइल करिए। यहाँ तक पहुँच गए आप। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट निकालने हैं। अपने ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए और सबसे पहले हम लेंगे 26AS। इस पर आप क्लिक करिए। ये मैसेज आया है, इसको कंफर्म कर दे। एक और मैसेज आया है, इसको आई एग्री करके प्रोसीड कर दे। यहाँ पर ऑप्शन है व्यू 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए असेसमेंट ईयर 23-24, यहाँ पर HTML कीजिए और यहाँ पर व्यू डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट टू PDF की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करिए। डाउनलोड होकर ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस पर कोई भी TDS नहीं कटा है। अगर आपका सैलरी पे TDS कटता है तो डिडक्टर का नाम, 10 ऑफ डिडक्टर, अमाउंट पेड ऑन क्रेडिट, टोटल अमाउंट डिडक्टेड, टेस्ट डिडक्टेड, ये सब कुछ आएगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि 16A फॉर्म जो आपको मिला है उसमें जो सैलरी का अमाउंट आ रहा है, आपके 26AS में जो सैलरी का अमाउंट आ रहा है और साथ में जो AIS में सैलरी का अमाउंट आए वो मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा, आपकी सैलरी 26AS में ज़्यादा दिख रही होगी, फॉर्म 16 में कम होगी, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है, क्यों ये वेरिएशन है मुझे बताइए। मेक श्योर आपका सैलरी मैच हो 26AS एंड AIS। आपको 26AS डाउनलोड करना है। जो आपका TDS कटा है या TCS कटा है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की होगी, वो सभी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट होगी। 26AS आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगला डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड करेंगे इसी वेबसाइट पे। इसको यहाँ से डाउनलोड करने की ऑप्शन आ चुकी है AIS को। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना। अब यही बाहर ही हमारे पास टैब आ चुका है इसको डाउनलोड करने के लिए। इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। आपको AIS भी डाउनलोड करने लेना है और TIS भी डाउनलोड कर लेना है। और इसका जो पासवर्ड है वो स्मॉल लेटर में पेन और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन। यहाँ से आपने डाउनलोड करा। अगर आपको व्यू करना है तो यहाँ AIS पर आपको चले जाना है। आपको AIS या TIS जो भी देखना है वो यहाँ पर चले जाना है। आपका TDS एंड TCS कटा है, SFT इन्फॉर्मेशन जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, मैंने कहा था ना कि AIS में पूरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट दिख रहा है, इनके केस में डिविडेंड दिख रहा है, यानी कि जो भी इनकम इनकी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कोई टैक्स आपने पे किया होगा तो डिमांड एंड रिफंड या अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन AIS में आती है। आपको AIS आपका ज़रूर चेक करना है। फिर से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। आपने AIS और TIS अपना डाउनलोड कर ही लिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या सेलेक्ट करना है। आप ITR 1 भर रहे हो तो ये इंडिविजुअल के लिए आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है।
ITR1 फॉर्म हम चूज़ कर लेते हैं, इसे नीचे क्लोज कर देते हैं। यहाँ नीचे लिखा है ITR1 किसके लिए है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रोसीड टू ITR1। यहाँ पर ऑप्शन है लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि हम क्यों ITR भर रहे हैं। तो बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा लिमिट होने पर ही हम ITR फाइल करते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, जो भी आपके रीज़न है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अब आपको 1 बाय 1 टैब पर एक्शन लेना है। यहाँ पर एक टैब आपको एक्टिव दिख रहा है, कुछ टैब ग्रीन दिख रहे हैं। सबसे पहले वाले पे देखें तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर ठीक नहीं है तो इसको एडिट करके आप ठीक कर लीजिए। इस पेज पे आपको कुछ एक्शन भी लेने हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय हैं आप, यहाँ पर बताना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं। तो पेंशनर भी ये रिटर्न भर सकते हैं। जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अदर्स, अगर आपका अदर सेक्टर है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ अदर सोर्स में आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए भर रहा हूँ। ये सेक्शन 139 ही रहेगा 1 जुलाई तक। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप नए रिजिम में जा रहे हो ओल्ड रिजिम में। अगर नए रिजिम में जा रहे हो तो यहाँ पर येस करना है। मैं नो कर रहा हूँ कि मुझे ओल्ड रिजिम में जाना है, क्योंकि मैं आपको डिडक्शन भी बताऊँगा। ये ओल्ड रिजिम में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट बैंक है वो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, और एक बैंक अकाउंट को आप रिफंड के लिए ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। बस इस टैब को कंफर्म कर दो। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्म के टैब को कंफर्म करोगे और यहाँ पर आपका अगला टैब एक्टिव हो गया, और ITR में आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल आती है आपके AIS से। इस केस में भी कुछ इनकम आ रही है, वो आपको चेक करना है और आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम में क्या डालेंगे, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, और साथ में हमें एग्जम्प्ट इनकम दिखाने का भी यहाँ पर हमको मौका मिलता है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे आप क्वेश्चन बेस पे भी ITR को भर ले, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1014(1) के अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो इसको येस कर देना, वरना नो कर देना। अगर 1014(2) के अलाउंस आप भर रहे हैं तो आपको इसको येस कर देना, अन्यथा नो कर देना। 1014(1) में कौन से अलाउंस है, 1042 में कौन से अलाउंस है, अलाउंस और एग्जम्पशन आपको देखना है, और आपको पढ़ना है। मैं एक बार येस कर देता हूँ। अगर येस करता हूँ तो आपको यहाँ बताना है अमाउंट टू बी क्लेम द एग्जम्पशन, तो यहीं से डाल देंगे। वहाँ पर ड्रॉप डाउन आती है तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, HRA डालना है तो येस कर देते हैं। ज़्यादा के एम्प्लॉय के केस में HRA होता है। लिव टेबट अलाउंस जानना है तो येस कर दे, अन्यथा नो कर दे। आर यू एलिजिबल एनी एग्जाम्पशन, तो येस कर दे। मैं तो यहाँ पर स्किप क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन बेस भी भर सकते हैं। यस करते ही मेरे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी की ऑप्शन यहाँ पर आ गई। इनकम फ्रॉम सैलरी की ऑप्शन आ गई। सबसे पहले मैं इसी टैब पर एक्शन लूँगा। इसमें सैलरी अगर ऑटो फिल आ रही है तो बाहर से भी चेक करके आप, अगर आपको लगे इनकम हेड द अंडर चार्जेबल सैलरी आपके फॉर्म 16 से मैच हो रहा है, 26 AS भी उसके अकॉर्डिंग है और AIS भी, तो चाहे तो आप उसको एडिट ना करके सेम ही रहने दें। अगर आपकी सैलरी AIS से मैच नहीं हो रही, 26 AS से मैच नहीं हो रही, या फिर कोई भी रीज़न है, तो आप ज़रूर एडिट करें। एडिट करने पर अब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी डालनी है। आपके फॉर्म 16 में इसी तरह से सैलरी दी होती है। अगर आपके पास 16 फॉर्म नहीं है तो आप अपनी पूरी सैलरी का टोटल करो। 12 महीने होते हैं एक साल में। जितने भी महीने आपने काम किया उतने महीने की सैलरी का आप टोटल कर लो। सैलरी एज पर सेक्शन 71 में। अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशनर को भी अंडर सेक्शन 71 में डालना है। जैसे इनके केस में 4,80,000 की सैलरी दिखा रहा हूँ। प्रपोजिट अगर आपके 16 फॉर्म में है तो आप यहाँ पर एंटर कर लेना, अदरवाइज नो कर देना। इस केस में नहीं है, अगर होंगे तो हमें दिए होंगे, है तो डाल लेना। सेक्शन 89 की रिलीफ, 89 की रिलीफ सबके लिए नहीं, तो इसको छोड़ देना। आपके अलाउंसेस आपको यहाँ डालने हैं, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस आपके फॉर्म 60 में दी होंगी। यहाँ पर पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे आपको HRA डालना है, ज़्यादातर केस में HRA होता है, तो ये सेक्शन 1013A का अलाउंसेस है। इंटर कर दे अमाउंट एंड अदर करके आप जितने भी अलाउंसेस डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। और सेक्शन 1041 और 1042 में कौन से अलाउंसेस कवर हैं इसमें नहीं दिख रहे, तो वो इन्हीं 2 सेक्शन में कवर होंगे। इनकी सैलरी मैंने 4,80,000 कर दी है। सैलरी आपको यहाँ पर दिखेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये का मिलता है ओल्ड रिजिम में। इस साल ओल्ड रिजिम में है, अगले साल न्यू रिजिम में भी आ जाएगा, तो वहाँ यहाँ अपने आप आ जाते हैं। न्यू रिजिम सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हमारे लिए अप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके फॉर्म 16 में आ रहा है तो वो डाल लो।
इनकम फ्रॉम अंडर हेड द सैलरी, इसको फॉर्म 16 से मैच कर लो। इसको AIS से भी मैच कर लो और 26 AS से भी मैच कर लो। सेव हो गई है हमारी सैलरी डिटेल। अब आगे हम डालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आपने हाउसिंग लोन ले रखा है जिस घर में आप खुद रह रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट और बोरोड कैपिटल डाल दें। 2 लाख तक का यहाँ पर अलाउड है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, पूरे साल का जो रेंट आया वो यहाँ पर डाल दो। मान लो कि 1,80,000 रुपये आपका रेंट पूरे साल का आया है, यहाँ पर आपको 30% की रिबेट मिल जाती है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी पर भी लोन ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, अगर आप डालेंगे तो ऐड कर लेना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर बहुत सारी इनकम आपको ऑटो फिल दिखेगी। जैसे यहाँ पर इनकम फ्रॉम डिपॉजिट दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट अपने आप आ रहा है और डिविडेंड की इनकम। अब आप कहोगे अगर किसी सैलरी पर्सन ने शेयर्स में पैसा लगाया है, पैसा लगा के छोड़ रखा है तो डिविडेंड आया तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें ठीक ना लगे तो आप इसको सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हो। तो एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर भी कुछ डिटेल ऑटो फिल आ रही है, इनको आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको अदर इनकम डालनी है तो एड अदर करें, आपको ये क्वेश्चन वाइज दिखा देगा। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। क्या डिपॉजिट इंटरेस्ट है, AIS से ऑटो फिल आ रहा है, कोई आपको उसको ठीक करना चाहे तो ठीक कर सकते हैं। कोई रिफंड मिला है, आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपको पता है कि वो टैक्सेबल है तो उसके इंटरेस्ट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई फैमिली पेंशन की इनकम है तो यहाँ पर यस करके दिखा देना, उसकी डिडक्शन नीचे खुद आ जाएगी। कोई और अदर इनकम आपको डालनी है तो यस करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसकी डिडक्शन खुद ब खुद आ जाएगी। आपका कोई डिविडेंड आ रहा है और वो अपने आप ही आ रहा है, जैसे इस केस में आया है AIS से ऑटो फिल आ रहा है तो ये यहाँ पर उसका ब्रेकअप देगा। आपके केस में भी ऑटो फिल आ जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। बस उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेना। स्किप क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन बेस आपको अदर सोर्स इनकम डालना इजी रहेगा। यहाँ पर टैब भी है एग्जेम्प्ट इनकम का, अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम मिली है तो रिपोर्ट ज़रूर करना। जैसे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये की, जैसे आपका कोई LIC मैच्योर हुआ है, ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लीजिए आपने सारी इनकम ऐड कर दी, अब इसको आप कर दिए कन्फर्म। कन्फर्म करते ही अगला टैब एक्टिव हो गया डिडक्शन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन बेस आ गया, पहले पूछा गया आपने कोई डिडक्शन करिए तो यस कर दो। ATG का शेड्यूल भरना पड़ेगा वरना नो कर देना। पार्टी को करिए तो ATGG का शेड्यूल भरना पड़ेगा, नहीं करा तो नो कर दो। कोई क्लेम कर रहे हो आप ATGG, उन पर्सन के लिए रिलेवेंट होती है जिनको ना तो HRA मिलता है और जो रेंट पे रहते हैं, तो वो ATGG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो भी डिडक्शन रिलेवेंट है उसको येस या नो करें। ATC में लेनी है, ज़्यादा पर्सन ATC में क्लेम करते हैं। जैसे इस केस में 50,000 की बच्चों की ट्यूशन फीस क्लेम करेंगे। ट्यूशन फीस का बहुत ही बेनिफिट, इसका ध्यान रखें। आप ट्यूशन फीस का बेनिफिट ले सकते हो, PPF का ले सकते हो, LIC का ले सकते हो, आपके 5 ईयर के FD है, प्रोविडेंट फंड है। बहुत सारे ATC में डिडक्शन जैसे हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वो आप दिखा सकते हो। जो कंट्रीब्यूशन है आपका एम्प्लॉयर का पेंशन फंड में, आपका ATD अगर आपने मेडिक्लेम करा रखा है, ज़्यादा पर्सन के केस में होता है ये, तो यस कर। कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो ATE में दिखाओगे। जैसे हमारे केस में इंटरेस्ट आ रहा था सेविंग बैंक एक अकाउंट का, AIS में शो कर रहा था, तो ATTTA में डिडक्शन लूँगा जो 10,000 की अलाउड है। अगर सीनियर सिटीज़न है तो ATTB में 50,000 की अलाउड हो जाएगी। क्या आप और डिडक्शन क्लेम करोगे? अगर डिडक्शन क्लेम करोगे तो येस करोगे तो नीचे और डिडक्शन क्लेम की लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी डिडक्शन क्लेम करना चाहे उसको टिक कर लेना। मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू करते ही 80C में इन्होंने 50,000 डिडक्शन दिखा दिया। अगर मुझको एडिट करना है तो मैं कर सकता हूँ। 80D के लिए यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा तो मुझे शेड्यूल भरना है, इसके लिए एडिट पे क्लिक करके लेते हैं एक्शन। कितना मेडिकल क्लेम कर रहे हो आप या आपकी फैमिली मेम्बर जिनका हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है आपने, कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है, तो आपको येस या नो करना है। इस केस में नहीं है तो ऊपर वाली टैब एक्टिव हो गई। अगर कोई सीनियर सिटीजन होता तो नीचे वाली टैब में पैसा डालने की होती। तो यहाँ पर इनका मेडिक्लेम मैंने 520 और 5,000 का रिलेटेड हेल्थ चेकअप दिखा दिया। अगर आपने अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम करा रखा है तो सीनियर सिटीजन है तो येस करो वरना नो करो। पेरेंट्स के लिए कर ही नहीं तो नो क्लेम ऑफ पेरेंट्स, तो उनकी डिटेल डाल देना। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारा 80D का शेड्यूल फिल हो गया, 80C फिल हो गया। अब हमें 80TTA देखना है।
तो यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट। इनका हम डाल देते हैं, आई थिंक 6000 के करीब था। इनका अमाउंट आ गया देखिए 5242। इतनी डिडक्शन ही देगा मुझे। यहाँ पर अपने आप चेक लगे होते हैं, आपको वार्निंग्स बताते हैं, एलिजिबिलिटी बताते हैं, वेरी गुड फीचर इन द ITR। अब ऐड कर लेते हैं। तो इनकी सारी डिडक्शन हमने ऐड कर ली। आपने भी अपनी सारी डिडक्शन डाल दी होगी। अब इसको कंफर्म कर लो, एक बार चेक करके कंफर्म कर लो। यहाँ पर शो डिटेल देखना चाहो तो यहाँ पर आपका ब्रेकअप भी दिखा देगा, ठीक है। फिर कंफर्म कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले टेप पर, टैक्सेस पे। अगर आपका TDS कटा होता है, जैसे इस केस में TDS नहीं कटा, सैलरी का TDS शो होते ही आपको यहाँ पर दिखता है। अदर देन सैलरी का नीचे के टैब में दिखेगा। अगर आपने खुद ने टैक्स पे करा है तो एडवांस टैक्स में या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको वो डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। शो ऐड करके अनदर करके आप डिटेल ऐड कर सकते हो। अब आपका TDS और टैक्स चेक कर लेना है। अगर करेक्ट आ रहा है आपके हिसाब से तो कंफर्म कर देना है। ये जनरली ऑटो फिल आता है, फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ। देन ये लास्ट स्टेप एक्टिव हो गया। ये कैलकुलेशन अपने आप होती है। आपको यहाँ बता दिया जाता है कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। जैसे इस केस में 0 आ रही है, यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आपका कोई रिफंड होगा तो वो आगे जाके आपको दिखेगा। सारी डिटेल आपकी फिल हो गई। एक तरह से कंप्यूटेशन ये रेडी हो गया। यहाँ पर देख लेना है टोटल फीस, टैक्स कितना बन रहा है और कंफर्म कर देना है। फिर प्रोसीड का बटन आ गया, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ ऊपर जो मैसेज दिख रहा है वो आपको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ना है। मेक श्योर अगर आपका कोई रिफंड नहीं है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 0 हो जाए, और रिफंड है तो यहाँ पर रिफंड अमाउंट शो होने लगे और वो उतना ही हो जितना आपने कैलकुलेशन किया आपका शो हो रहा हो, और आपको लगे ठीक है। बस अब अपनी रिटर्न को करें आप प्रीव्यू करते ही आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। बस एक बार क्रॉस चेक करके इसको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू की ऑप्शन आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। फिर दोबारा से आपका यहाँ पर फॉर्म आएगा, एक बार इसको गो थ्रू कर देना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी प्रोसीड टू वैलिडेशन। हाँ, अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो पहले आपको टैक्स पे करना है। और हाँ, और टैक्स की डिटेल यहाँ ऐड करने के बाद और टैक्स पेमेंट की डिटेल ऐड करने के बाद आपको यहाँ तक पहुँचना है। और प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद आपके सामने मैसेज आएगा, आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अगर कोई एरर होगी तो वैलिडेशन एरर आएगा। पहले उस एरर को आपको ठीक करना होता है, तो उसको क्लिक करते ही आप उस एरर पर चले जाते हो। जब तक आपका सक्सेसफुली वाला मैसेज नहीं आता तब तक आपको अपनी ITR केयरफुली चेक करना है। और आपकी ITR सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जितना बनना ज़रूरी है उतना ही वेरीफाई करना ज़रूरी है। आप अपने आधार OTP के थ्रू, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बची है तो आपके पास ATM कार्ड तो होगा ही, आप अपने ATM कार्ड के थ्रू OTP जनरेट कर सकते हो। अगर ऐसा लगे आपको कोई भी ऑप्शन मेरे लिए नहीं है तो फिर आप अपने ITR-V की कॉपी प्रिंट करें, उसको सिग्नेचर करें और बेंगलोर को पोस्ट करें। बेंगलोर का एड्रेस ITR पे लिखा होता है। 30 दिन के अंदर आपको ये काम करना है। बस क्लिक कर दे अब कंटिन्यू पर क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और वेरीफाई कर दे। हाँ, अब ITR में चेंज हो गए। अगर आपने अपने पेन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके पास वार्निंग आएगी, पेन इन द टैक्स इन ऑपरेटिव इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार। तो जिन भी पर्सन का आधार पेन लिंक नहीं है वो ITR फाइल नहीं कर पा रहे, तो अब आप क्लिक करें यहाँ पर लिंक नाउ पर। जुलाई से पहले लिंक आधार कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देन लिंक नाउ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना पेन और आधार लिंक करना पड़ेगा। और अगर आपका पेन और आधार लिंक है तो आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। फिर ऑप्शन आएगी डाउनलोड करने की अपनी एक्नॉलेजमेंट, सेव कर लेना। अगर पूरी प्रोसेस आपने मेरे साथ ITR फाइल कर ली है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो और GST से संबंधित वीडियो हम हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, तो हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपनी ITR फाइल ज़रूर करें।